बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है और फिर हमने अपने हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में ये भी कोशिश की है कि दुनिया में होने वाली जितनी भी मेडिकल के ऊपर रिसर्च है, वो जिद्दत है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी तर्ज की हो, हम अपने इस प्रोग्राम के थ्रू बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके अपनी ऑडियंस की ज़िंदगियों को आसान बनाने के फार्मूले देते हैं। जैसे कि हमारी ऑडियंस जानती है कि आजकल अगर हम बात करें तो 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो दुनिया में ओबीज़ है। इसी तरह अगर हम उसको फिर देखें तो 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। इस कंडीशन के साथ साथ जब आप डायबिटिक भी हैं, प्री डायबिटिक भी हैं, ओवरवेट भी है आपको, फिर इसके बाद हाइपरटेंशन, कार्डियक इश्यूज़ और इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं। इसी दौरान में हमारी स्पेशलिटी भी बढ़ती जा रही हैं और बीमारियां भी अरूज पर हैं। इन सारे मामलात को देखते हुए आपकी इन बीमारियों को एक नई जिद्दत के साथ, एक जदीद तर्ज़ ज़िंदगी के साथ, फिर एक जदीद रिसर्च के साथ, जिस तरह के आप लोग जानते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग स्टेम सेल थेरेपी के नाम से वाकिफ़ हैं। अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी जितनी मर्जी हो, लेकिन क्या ये हमारी ज़िंदगी में किस कदर आसानी पैदा कर सकते हैं, किस किस बीमारी के ऊपर स्टेम सेल थेरेपी की जा सकती है, कहाँ कहाँ पे FDA इसको अप्रूव करता है और कहाँ कहाँ पे नहीं करता और ना करने की वजूहात क्या हैं, इन सारे मामलात पर बात करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस और फिर मैं उनको ये हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि वो प्रिंसेस ऑफ मेडिकल कम्युनिटी हैं, डॉक्टर साजिदा शाहनवाज मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं, जो कि कंसल्टेंट IVF भी हैं, रिप्रोडक्टिव के ऊपर तो काम कर ही रही हैं, इसके अलावा स्टेम सेल थेरेपी की एक्सपर्टीज़ रखती हैं, एक अपनी लैब रखती हैं और प्रॉपर दुनिया को चैलेंज भी करती हैं, मेडिकल की दुनिया को, कि वो आएँ और इनकी लैब के अंदर स्टेम सेल थेरेपी जो है उसको परफॉर्म भी करें, अपना पेशेंट लाएं, अपना एक्सपीरियंस करें। तो मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर साजिदा शाहनवाज। वेलकम टू द शो। थैंक यू तनवीर, बड़े मज़े की तुमने जो सबसे मुझे ज़बरदस्त बात लगी है ना डॉक्टर तनवीर की, वो था प्रिंसेस। हाँ, क्वीन ऑफ IVF तो मैं पहले बन गई। तो अब पता क्या होता है, ख़ातून को क्वीन का तो एक टाइटल वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको क्वीन के बाद प्रिंसेस कहे तो उसको यंग होने का और एहसास होता है। तो आज जो मेरा दिल चाह रहा है ना, हमने तो सुना कि आज रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल के अलावा हम बात करेंगे। तो मेरा सबसे पहले जब आपने प्रिंसेस से, क्वीन से मुझे प्रिंसेस ऑफ मेडिकल वर्ल्ड कहा ना, तो मेरा दिल चाहता है कि हर औरत जो है वो प्रिंसेस बने, रिजुविनेशन हो। ऐसे ही अल्लाह मियाँ तो औरत को जितनी भी जिंदगी दे ना, तो उसमें मैं कहती हूँ कि उसका तो बुढ़ापा आना ही नहीं चाहिए, खातून का हक ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अब आजकल तो जेंट्स को भी बड़ा शौक है रिजुविनेशन का, तो हमने ज़रूर आज हमें भूले ना कि जो स्टेम सेल की एंटी एजिंग स्टेम सेल हैं उन पे आज हम स्टार्ट ही इसी से करेंगे। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, डॉक्टर साहब, क्योंकि ये लोग सुनना चाहते हैं। आपने हमें टाइम दिया और जब भी हमने कहा और आपने हमें कहा कि मैं हाजिर हूँ, तो डॉक्टर साहब आज हम स्टार्ट ये करते हैं कि पहले तो हम स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर IVF, अर्लम इस पे बहुत बात कर चुके हैं। हाँ। आज हम बात ये करना चाहते हैं, हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है। हाँ। क्या आपकी खूबसूरती स्टेम सेल के थ्रू भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पहले तो बात है, मुझे कई लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, कहीं आपने अपने स्टेम सेल अपने ऊपर तो नहीं लगा ली? मैं उन्हें कहती हूँ, देखें खूबसूरती होना, खूबसूरती क्या है? यूथ। ऐसे ही आप देख लें, यंग एज में आप किसी भी बच्चे को देखें, किसी भी लड़की को देख लें, लड़के को देख लें, उनकी एक खूबसूरती और ही चीज़ होती है, उनका एक ग्लो। यूथ इज़ बेसिकली नेम ऑफ ब्यूटी। अब अगर आपकी यूथ अंदर से ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? जैसे कि एक दरख्त है, दरख्त के नीचे से अगर उसकी जड़ें वीक होनी शुरू हो जाएंगी तो उसके पत्ते झड़ जाएंगे, सूख जाएगा बिल्कुल। ठीक है। बंजर लैंड को देख लें, बंजर पौधों को देख लें, वो इंसान भी जो एज के साथ साथ बंजर हो जाते हैं। ठीक है। मैं कहती हूँ कि बॉडी के अंदर हमारी चेंजेस आती क्यों हैं? दो तरीके से आती हैं। ठीक है। एक का कंट्रोल हमारे विल पावर के साथ है। ठीक है।
और एक का कंट्रोल हमारी विल पावर के साथ नहीं है। ठीक है। जिसका कंट्रोल विल पावर के साथ है वो आपके कंट्रोल में है। ठीक है। वो आपने खुद को खुद से रिजुविनेट करना है। अनटिल अनलेस आप ख्वाब देखते हैं, नई प्लानिंग करते हैं, आपका वो बुढ़ापा नहीं आता। ठीक है। सेलुलर। दूसरा वो है कि जिसका कंट्रोल ही नहीं है, जो सेलुलर एजिंग है। स्टेम सेल जो है वो सेलुलर एजिंग के ऊपर काम करता है। ठीक है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इस पे काम कर रहे हैं। लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने सुना जी फलां जगह पे अमेरिका में, यूएसए, कनाडा और ये आपके जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ दिस इज अनएथिकल स्टेम सेल। जब मैं रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल की बात करती हूँ जी बिल्कुल, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आपको पता है कि वहाँ पे बिल्कुल सही आपने कहा है कि स्टेम सेल इज अनएथिकल। बाकी सारी मैंने कहा वहाँ स्पर्म डोनेशन इज एथिकल, ऐसे ओवम डोनेशन इज एथिकल। आप इस्लाम में उसको एथिकल कहेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप उनको ना मेयार बनाए। मेयार हमारे लिए इस्लाम का क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। आपने जो चीज़ें एथिकल, और हमारे उलमा ने जब ये किया कि जो आपकी अपनी बॉडी के सेल से कुछ भी आप कर रहे हैं बगैर किसी और डोनर के, तो वो आपके लिए एथिकल है। बिल्कुल ऐसे। अनएथिकल तो तब है ना कि आप किसी और से उधारा मांग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब तो देखें उलमा कराम ने शुरू में क्या था कि आपका जी ग्राफ्ट नहीं ले सकते, लोग जल जाते थे स्किन ग्राफ्टिंग का। अब तो अब आपको पता है एलोग्राफ्ट भी लोग ले रहे हैं। आपके खुद मेडिकल फील्ड है। इसके अलावा क्या है, गुर्दे फेल हो गए तो गुर्दे ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। ठीक है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है आपकी लाइफ सेविंग के लिए। इसी तरह मैं दोनों स्टेम सेल से बात करूंगी कि एक तो वो स्टेम सेल है जो आपकी रिजुविनेशन और ब्यूटी के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, वो आपका ऑटो स्टेम सेल है। ठीक है। ठीक है, वो आपकी खुद आपकी बॉडी से स्टेम सेल जो हैं वो जाएंगे उसको। अच्छा, एक वो है जो लाइफ सेविंग स्टेम सेल्स हैं। ठीक है। स्टेम सेल भी लाइफ सेविंग में काम कर सकते हैं। जैसे कि आपके ल्यूकीमिया वाले पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड कैंसर, अगर मैं आप तो डॉक्टर हैं ना, हम तो डॉक्टरी की जितनी मर्जी लैंग्वेज बोलें, लेकिन हमें सुन कौन रहे हैं? आम पब्लिक, एक लेमैन। उन्हें पता होना चाहिए कैंसर की वो टाइप जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं, जिसके बाद आपको स्टैंप लग जाती है कि बस अब ब्लड कैंसर है, ये सारी जगहों पर फैल गया है, अब मौत का इंतजार करें। तो उसके लिए भी स्टेम सेल है। उसके लिए फिर अम्बिलाइकल कॉर्ड स्टेम सेल की सारी बातें वो भी हम करेंगे, जो कि अप्रूव्ड भी है आगे, जो कि माशाल्लाह FDA अप्रूव्ड है और लोग इस पे काम कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि हमारी गवर्नमेंट, क्यों हम इस इंतजार में रहते हैं कि जब तक हमारे ऊपर कोई इमरजेंसी और आफत नहीं आएगी हम काम नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे। यानी कि अगर ज़िया साहब की जब गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया कि जो बच्चे गुंगे बहरे स्पेशल बच्चे थे उनको बहुत मराहत दी, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ में एक ऐसा बच्चा था। तो अब मुझे बताएं, तकलीफ पहुंची। अब क्या अल्लाह ना करे कि हमारे बड़े हुक्मरानों को जब खुद के बच्चों में, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिडन, मैं बार बार कह रही हूँ कि कैंसर जैसी मूजी मर्ज आएगी, तब ये इस पे तवज्जो तकरीबन 50% को तो है। तो जो बेचारे, आप जाएं शौकत खानम में, आप देखिए उन बच्चों का क्या हाल है। इवन उन बच्चों के ऊपर, मैं पिछले दिनों जब मैंने स्टेम सेल स्टार्ट करना था तो मैं शौकत खानम हॉस्पिटल में फ्रीक्वेंटली गई हूँ। आप यकीन करें डॉक्टर तनवीर कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनकी जब ट्रीटमेंट हो रही है कैंसर की, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, उसके बाद उनको ट्रीटमेंट की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो गया। उनकी जो है उनकी बॉडी के अंदर सारे सेल ही सब खत्म हो गए और वो सब अनीमिक है। तो अगर उनके लिए स्टेम सेल का वजूद है तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट करती ऐसे बंदे को जो कहता है कि ये देखो, ये मेरे पास इल्म है, आओ मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ऐसे। तो फिर भी उसके बाद उसका मैसेज ना पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम इंशाल्लाह हर मुमकिन सूरत कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएं और आपकी इस एफर्ट। आपको पता, जब भी कोई नया आइडिया आप लेके आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने में बड़ा टाइम लगता है और रेजिस्टेंस भी आती है। बदकिस्मती यहाँ पे ये है कि हमारे अपने प्रोफेशनल ही रेजिस्टेंस ही पैदा कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब हम बात ये करते हैं, जैसे हम ब्यूटी पे बात कर रहे थे, यूथ पे बात कर रहे थे स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू,
वैसे आपको जरूरत नहीं है। अक्सर लोग ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं जो मायूस हो चुके होते हैं, जिनके जो है वो चिक्स जो उनकी पिचक चुकी होती हैं और वो ये चाहती हैं कि जब मैं भी अगर किसी मॉडल की तरह बनना चाहूँ तो क्या स्टेम सेल थेरेपी उनके ऊपर भी अप्लाई की जा सकती है? एब्सोल्युटली। अब मैं आपको समझाती हूँ कि स्टेम सेल बेसिकली एक नौ मौलूद बच्चा है। ठीक है, जिसको जिस घर में बिठाना है उसने उसी घर के फर्द की तरह की शक्ल इख्तियार कर लेनी है। ठीक है। अच्छा, अब इस नौ मौलूद बच्चे को जब हम टारगेटेड स्टेम सेल बनाते हैं, एजिंग क्यों होती है कभी आपने सोचा है? आम बंदे से पूछे एजिंग, कहते हैं जी ओ ये बुढ़े हो गए। हाँ, अब बात यह है बुढ़ापा हर बंदे का, फिर अगर डेथ का देखें तो बुढ़ापे में डेथ किसी की किस वजह से होती है? किसी की लंग्स फैक्टर होते हैं, लंग फेलियर हो गया, किसी को किडनी फेलियर हो गया, किसी को लिवर फेलियर हो गया, ऐसे ही है ना? ऐसे। अब इसी तरह एजिंग प्रोसेस आपका सेलुलर लेवल पे तो आता है, लेकिन वो टारगेटेड होता है ऑर्गन की तरफ। ठीक है। किसी बंदे का सबसे पहले किडनी फेलियर होने का चांस है, उसके लिए खास टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं कि इस बंदे में अगर एजिंग प्रोसेस आ रही है, जिसकी स्किन सूख गई है, लटक गई है, एज अभी उसकी सिर्फ 50 ही थी, उसके साथ का दूसरा 50 वाला बिल्कुल सेहतमंद है, तो क्या चीज़ है? वो टेस्ट करने के बाद फिर हम उसके स्टेम सेल की प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है। ये बड़ा खास सवाल है जो कि हमारे आम फिजिशियन को नहीं पता ऐसी कि स्टेम सेल की प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है। स्टेम सेल की प्रोग्रामिंग जो है, मैं अब आपको समझाती हूँ। 3 तरह के स्टेम सेल हैं, क्योंकि हमारे आम पब्लिक यहाँ पे सुन रही है, डॉक्टर्स भी आपके प्रोग्राम को डॉक्टर्स बहुत सुनते हैं। एक स्टेम सेल है एडल्ट, एक स्टेम सेल है एम्ब्रियोनिक, और एक स्टेम सेल है ना एडल्ट है ना एम्ब्रियोनिक है। ठीक है। लेकिन होते वो एडल्ट हैं, काम वो एम्ब्रियोनिक की तरह करते हैं। उनको क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट। ठीक है। अब हमने एडल्ट जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इलीगल है। उसके पीछे क्यों इलीगल है? हम भी उस पर काम नहीं करते। ठीक है। क्योंकि आपका प्रॉब्लम ये है कि आप एक एम्ब्रियो को, जो कि एक बच्चा है, उसको कत्ल करके वेस्ट करके फिर उसके स्टेम सेल के साथ खेलेंगे। ठीक है। जो कि लॉ के मुताबिक इलीगल है। चैप्टर क्लोज हो गया। वो रिसर्च पर्पस के लिए है। अब अगला आ गया एडल्ट स्टेम सेल। ठीक है। अब एडल्ट स्टेम सेल अगर मैं किसी एडल्ट में ही डालती हूँ, आप डॉक्टर हैं, तो वो मल्टीपोटेंट है। इसका मतलब है कि वो ये जो टेबल पे 2-3 चीजें हैं ना, इसी की शक्ल सिर्फ इख्तियार कर सकते हैं। ये बैक पे जो सेल्स हैं, चीजें, ये नहीं बन सकते ऐसे ही। तो जो आपके एम्ब्रियोनिक थे वो प्लूरिपोटेंट थे, मतलब ये कि वो कुछ भी बन जाते। उसको जो मैं ऑर्डर देती, अब मैंने क्या करना है? एडल्ट को मैंने एम्ब्रियोनिक की तरह करना है, इंड्यूस करना है टूवर्ड्स प्लूरिपोटेंट। ठीक है। ये है प्रोग्रामिंग। ठीक है। जो डॉक्टर्स जिसको नहीं समझते, जब उन्हें ये स्टेप समझ नहीं आता, वो कहते हैं है ही नहीं, स्टेम सेल की कोई कॉन्सेप्ट वजूद ही नहीं है। वो वजूद को समझना बड़ा जरूरी है। उसके लिए क्या चीजें होती हैं? उसके लिए कुछ आपको वेक्टर इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं जीन्स के अंदर। ठीक है। और वो हमारे जो स्टेम सेल रिसर्चर टीम है, स्टेम सेल में मैं नहीं होती सिर्फ कि मैं अकेले ही सब कुछ प्रोग्राम कर देती हूँ। पूरी एक टीम है। हमारी लैब में हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, हमारा स्टेम सेल रजिस्टर है, सारे लोग शामिल होते हैं। वो उस सेल को हेल्प करते हैं उस वेक्टर के थ्रू, उस जीन्स के थ्रू टुवर्ड्स प्लूरिपोटेंट। ठीक है। तो ये जब चीज हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें इस लॉ के तहत इसको करने की इजाजत देगी, तो रीजुविनेशन स्टेम सेल होंगे। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह रिकवरी हो सकती है। अब किसी का उसमें क्या होगा कि उसने बाहर से बोटॉक्स लगा लिए, ठीक है, चल वो 2 कदम नहीं बेचारा सकता, तो वो उसकी बॉडी तो फेस तो उसका प्लास्टिक का ही नजर आएगा ना। आपने देखा होगा हमारे कई स्टार्स हैं, उन्होंने वो बोटॉक्स फिलर लगाए हैं, तो एक अजीब सी प्रेजेंटेशन है, क्योंकि वो यूथ और वो ग्लो आपका बाहर लेपालापी से नहीं आ सकता। जब तक स्टेम सेल थेरेपी से आपकी नेचुरल ब्यूटी जो है ना, नेचुरल ब्यूटी। अब मैं कितनी खवातीन हैं जिनको मैं ओवेरियन रिजुविनेशन करती हूँ, मैं तो करती हूँ इसलिए कि उनके बच्चे हो जाएं। अब वो स्टेम सेल कराने के बाद आके मुझे कहती हैं, डॉक्टर साहबा चले बच्चा
ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ भी होया ना डॉक्टर साहब, पर मैं ना खुद ਨੂੰ बड़ा फिट समझनी है। मेरा मियाँ बहुत खुश है मेरे से, यानी उनका जो लॉस ऑफ लिबिडो था, होगी ना उसकी, लॉस ऑफ लिबिडो था, उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन थी मेल की तरफ, प्लस उसके अंदर जो स्किन चेंजेस आ रही थी, बहुत सारी चीज़ों का उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि ओवरी रिजुविनेट है तो उसका मतलब है औरत का सिस्टम रिजुविनेट है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं कि स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं, कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं कि जिसको रिकवर किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि पोलियो के, जैसे हमारे मुल्क में पोलियो के लोग मरीज होते हैं, पोलियो का अगर कोई मरीज है तो क्या स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू उसकी रिकवरी मुमकिन? देखिए, अभी इस पे काम नहीं हुआ। मैं ऐसे ही कहूँ, क्लेम करूँ एक ऐसी चीज को जिसके बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है, तो आई डोंट नो, इसके ऊपर अभी कोई वर्किंग नहीं, अभी ऐसी मुझे वर्किंग नजर नहीं आई। मैंने या इंटरेस्ट नहीं लिया या नजर नहीं आई, ठीक है, मैंने आई डोंट नो। मैं जो आपको बता रही हूँ कि इस वक्त जो सबसे अच्छा ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है वो है ऑटिज्म के ऊपर, ठीक है, यानी वो बच्चे जिनकी स्पीच थेरेपी के इश्यूज हैं, यस, ऑटिस्टिक बच्चे थे, यानी वो बोल नहीं पा रहे, उनके अंदर उनका डिलेड माइलस्टोन थे, तो ऑटिस्टिक बच्चों पे वो इवन कुछ सेंटर्स जो हैं वो मोर देन 90% क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कि ये ठीक हो जाते हैं, कि ये रिकवरेबल भी है। पहले तो वो कहते थे ये सिर्फ मैनेजेबल है, मैनेजेबल है, अब उसको वो कहते हैं हम रिवर्स कर सकते हैं थ्रू स्टेम सेल। फिर इसके अलावा FDA अप्रूव्ड जो ट्रीटमेंट है, मैं उसको डिस्कस अच्छा, हमारी आम पब्लिक को ये जरा समझाएं कि FDA क्या चीज है। FDA वो जब हम उनको कहते हैं FDA अप्रूव्ड, हाँ, आम ले मैन समझता है यार ये FDA ने क्या फड्डा डाला। नहीं, हमने चूंकि ले पर्सन के लिए कर रहे हैं, हमारा टाइम कम है, बजाय हम FDA पे, FDA एक अथॉरिटी है, ठीक है, जो इंटरनेशनली किसी भी ट्रीटमेंट को एक्नॉलेज करती है, अप्रूव करते हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इसको आमतौर पर अमेरिकन एक बोर्ड के एसोसिएशन बोर्ड के थ्रू ही ये काम होता है। तो अगर अमेरिकियों के अलावा किसी ने पहले शुरू कर दिया तो समझे FDA अप्रूव्ड कोई नहीं होने वाला ये मैं आपको बता दूं, जब तक कि उनके अपने बंदे ना स्टार्ट करें। हम ब्राउन लोग हैं, हमें वो इतनी जल्दी, हम बड़ा समझते हैं नहीं जी वहाँ सब बराबर हैं। अच्छा, गोरे बड़े अच्छे हैं, वो अच्छे होंगे, वो अपने से लोअर के साथ बहुत अच्छे हैं, अपने से बराबर वालों के साथ वो बहुत बाइस्ड है, ऐसे ही है, ठीक है। जब उनकी बराबरी पे हम खड़े होते हैं ना, तो फिर उनका एटीट्यूड देखें कि वो क्या है। लोअर के साथ उनका एटीट्यूड बाकियों की निस्बत बहुत अच्छा है जी। वो अपने आप को शो करना चाहते हैं ना कि वी आर सो लिबरल एंड दिस एंड दैट, लेकिन जब बंदा बराबरी पे, जो मेरे कोलीग्स वहाँ पे CEO हैं या वो डायरेक्टर्स हैं, क्लिनिकल डायरेक्टर्स हैं, उनको उनकी कितनी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है ये वही लोग बताते हैं। तो कुजा ये कि एक मेरे जैसी फीमेल ब्राउन डॉक्टर, ठीक है, जो वैसे ही, अच्छा वो तो अभी पिछले दिनों जब मेरा फड्डा अमेरिकन साइंटिस्ट के साथ हुआ, जब सारी रिसर्च स्टडी मैंने की, तो उसने कहा जी ये तो चूंकि मैं आया था शुरू, आपने मेरे साथ किया था, तो आप मेरे खाते में डाल दें, तो मैं आपको ये कर दूंगा। ये मैंने कहा जी आप मुझे ना करें, इट्स ओके, मुझे, मैं क्वीन IVF क्वीन ऑफ पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, आप पहले मुझे इंटाइटलमेंट दे चुके हैं, ठीक है। अब वही बात आ गई कि नवाज शरीफ ने इमरान खान को इंटाइटलमेंट दी थी उस जमाने में जब वो क्रिकेटर था, ठीक है। जब वो उसी के ऑपोजिशन में खड़ा हो जाए तो इमरान खान को जो इंटाइटलमेंट नवाज शरीफ ने दी वो वापस नहीं ले सकता, लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, वापस लेना उसमें नहीं आता। तो IVF क्वीन अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा जी मैं हूँ, और मुझे तो अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने भी एजाज दे दिया। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साजिदा शाहनवाज मेरे साथ मौजूद हैं, और एक मिनट भी हम नहीं चाहते कि हम किसी भी तरह इसको जो है वो प्रोग्राम को रोकें, लेकिन चूंकि जब हम स्टूडियो में होते हैं तो टाइम लिमिटेशंस होती हैं। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, डॉक्टर साहब के साथ खूबसूरत गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ प्रिंसेस ऑफ मेडिकल कम्युनिटी डॉक्टर साजिदा शाहनवाज मौजूद हैं, और बड़ी खूबसूरत मुदल्लल गुफ्तगू बेस्ड ऑन साइंस हम कर रहे हैं। और इस गुफ्तगू को हमने इस अंदाज में करने की कोशिश की है कि एक आम आदमी और हमारे जितने प्रोफेशनल कोलीग्स भी हैं, या इनके अलावा पैरामेडिकल हैं, या मेडिकल से रेलिवेंट जो भी लोग हमें सुनेंगे या सुन रहे हैं, उन तक भी मैसेज डिलीवर किया जाए और आसान अल्फाज में किया जाए, ताकि उनको भी प्रॉपर समझ आए कि ये बेसिकली स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर जो रिसर्च है, जो इश्यूज़ हैं, और कहाँ कहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे FDA के ऊपर
हाँ। इसके ऊपर आप कुछ कहना अभी मैं दरमियान में बात हुई कि जब आपका उन्होंने जो हमारे अमेरिकन साइंटिस्ट थे उन्होंने जब ये कहा कि ये सारी स्टडी तो मेरे नाम से चलनी चाहिए। खैर मैंने उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि अमेरिका से जो पेशेंट या कनाडा से जो भी एक्स पाकिस्तान आएंगे वो पहले वहाँ पे रजिस्टर होंगे, क्योंकि अमेरिका में वो कर नहीं सकते। ठीक है। तो फिर उसके बाद वो हमारे सेंटर में, इस पे मैंने 7 साल काम किया। तो हमारे जो मुस्लिम लोग थे जो पाकिस्तानी ख़ास तौर पर थे, वो बेचारे वहाँ पे जो छोटी छोटी जॉब वाले थे, हमारा यहाँ पे उनका एक $1200 में $2000 में काम हो जाता था, वो $16,000 उस प्रोसेस से देकर आते थे, जो कि एंड पे $2000 का था। हमारे पेशेंट्स ने हमें कहना शुरू किया, जो हमारे पाकिस्तानी, ऑफ कोर्स आपके सामने कई रेफरेंस आ जाएंगे कि मैं पाकिस्तानी बंदा, अब उनके पास आईडी तो पाकिस्तान का भी है। अगर वो पाकिस्तान की आईडी से मेरे पास एनरोल होते हैं तो उनका टोटल मिला के 2000 खर्चा, जो कि 6 लाख 5.5 लाख टोटल खर्चा बनता है उनके लिए, तो वो इजी था। तो उन्हें क्या ज़रूरत थी कि $16,000 दें। उस बात पे हमारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। कैन यू इमेजिन? ये मैं अपने लोगों को, मुझे आपके थ्रू बहुत से डॉक्टर्स मुझे ईमेल करते हैं कि डॉक्टर साहबा इसका जवाब नहीं आप दे रही। उनको मैं जवाब ये दे रही हूँ कि आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए जो आपने अभी की थी, कि एक बंदा जब पहले 7 साल आपको पेशेंट्स भेजता रहा आपके सेंटर में, तो वो ठीक था। जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ और वही बंदा जिसने मुझे IVF क्वीन ऑफ पाकिस्तान का टाइटल दिया, वही बंदा जो मेरे थ्रू आके मीडिया में क्या सारी जगहों पे बैठ के लोगों के लिए करता रहा, वही बंदा यूटर्न लेता है और कहता है स्टेम सेल तो होता ही नहीं है। जबकि वर्ल्ड का जो पहला स्टेम सेल हुआ उस बंदे ने इधर ही हुआ, और उसने लाइव 3-4 प्रोग्राम्स में बैठ के अमेरिका में हमारे साथ शो किए कि ओ दिस इज माय फर्स्ट स्टेम सेल बेबी। वो माए के बजाय मैंने जब कहा कि दिस इज आवर स्टेम सेल बेबी, दिस इज माय स्टेम सेल बेबी, क्योंकि वो स्टेम सेल हमने उनके जाने के बाद अकेले किया था। ठीक है। अच्छा, जिसका प्रूफ ये था उसकी डेट ऑफ बर्थ, बिल्कुल, जो कि हमें कहा गया कि उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करें, कहें कि मैं जिन दिनों आया हुआ था उन दिनों हुआ। भाई उन दिनों नहीं हुआ। आप मेरी बात समझ गए? ये है फैक्ट। उसके बाद आप FDA को ये समझ रहे हैं कि पता नहीं वो कितना बड़ा तमगा है। जितनी वैक्सीनेशन हुई हैं कोविड के दिनों में, कितने हमारे अपने कोलीग्स वैक्सीनेशन की वजह से मर गए, ऐसे ही वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट से। क्या वो FDA अप्रूव थे? नॉट एट ऑल। अच्छा, फिर आपकी वैक्सीनेशन के अलावा जो लोगों को हर वक्त छोटे छोटे बच्चों को मास्क के फंदे डाल दिए गए, उसके ऊपर आपने पता कि कितना बड़ा उस बंदे के ऊपर इल्जाम लगाया गया। ठीक है, ये सब एक मोनोपोली थी। दिस इज पॉलिटिक्स। इस्लामिक साइंटिस्ट जो हमारे थे साइंसदान, उनके साथ क्या होता रहा? कोई साइंसदान आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, वो अपनी तबई मौत नहीं मरा, उसको मारा गया। उसको मारा गया। और मरवाया ये नहीं है कि किसी और ने मरवा दिया, हमारे अपने मुसलमानों ने मरवाया, ऐसे ही। ठीक है, तो ये आपको, मुझे सबसे ज्यादा ऑपोजिशन तो पाकिस्तान से है, और वो भी कम्युनिटी से, अपने डॉक्टर्स कम्युनिटी से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे, आज हम बात ये करते हैं कि कैंसर के मरीजों में स्टेम सेल थेरेपी से उनकी जिंदगी आसान कैसे बनाई जाए। ये तो बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और मेरी जिंदगी का जो भी मेरी सांसें हैं, इंशाल्लाह इसमें मेरी डेडिकेशन है कि मैं इन लोगों के लिए ज़रूर काम करूँगी। मेरा उनसे वादा है। स्टेम सेल ख़ास तौर पर ल्यूकेमिया, ठीक है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमास, हॉजकिंस लिम्फोमास, एप्लास्टिक एनीमिया, और इसके अलावा और डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं। मैं आसान करके लोगों को बताना चाह रही हूँ, जितने टाइप के ब्लड कैंसर्स हैं, इवन थैलेसीमिया के ऊपर, ये सब स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू रिकवरेबल है। इनसे ना सिर्फ ये ट्रीट हो सकते हैं, ये रिकवर हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही, FDA अप्रूव्ड है, इसके ऊपर काम हो रहा है मुख्तलिफ मुल्कों में। ठीक है, अवेलेबिलिटी कॉर्ड बाहर के मुल्कों में ऐसे आसानी से नहीं होती। कॉर्ड भी उनकी प्रॉपर्टी होती है। हमारे यहाँ हम टीचिंग हॉस्पिटल में गए तो हम कॉर्ड के, हमने
अभी बगैर इसको रजिस्टर किए, जिस वक्त हमने जस्ट रिसर्च ही की है जी जी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ, तो हमने सैकड़ों कॉर्ड्स के ऊपर ये स्टेम सेल लिए। स्टेम सेल लेने के बाद हमने रैट्स के ऊपर उसके एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है। ठीक है, पहले उनको इंड्यूस्ड एप्लास्टिक एनीमिया कराया गया। ठीक है, फिर उसके बाद उनको ट्रीट किया गया। ठीक है। एक ग्रुप वो रखा जिनमें नहीं था, एक ग्रुप वो रखा जिनमें हमने इंड्यूस किया था। ठीक है। और स्टेम सेल के रिजल्ट्स देखे, उनकी बर्न करके, बर्निंग के बाद, उनके डीप बर्न करवाने के बाद उनके ऊपर स्टेम सेल डाले गए। ठीक है। और बेहतरीन रिजल्ट अल्लाह की रहमत से मिले। ये वो चीज़ें हैं जो हमने पाकिस्तान में अपने क्वालिटी के मेयार को चेक करने के लिए इस पे आप कर चुकी हैं? मैं कर चुकी हूँ। जिसको अगर है, अब मेरी बात सुने डॉक्टर तनवीर के, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकती हूँ कि मैंने होटा में एप्लीकेशन दी, मैं 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ, मेरी एप्लीकेशन साल डेढ़ के बाद उन्होंने वापस कर दी कि ये हमारी कैटेगरी में नहीं आता, आप हेल्थ कमीशन में दें। हेल्थ कमीशन ने हमारी एप्लीकेशन ही नहीं ली। वी आर थिंकिंग अबाउट दिस। उनकी टीम में पहले तो ये बताएं कि किसको ये स्टेम सेल की थेरेपी के बारे में एक्सपर्ट कौन है। एक्सपर्टीज होंगे तो वो जिनको अकाउंटेबिलिटी वो जानते भी नहीं, अकाउंटेबिलिटी करेंगे। तो इस पर जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं आएगी, आप बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाएं। मेरा दावा है वो लैब में आए, लैब में आके देखें कि क्या ये लैब स्टेम सेल कल्चर करने के लिए सूटेबल है। अगर वो कहें कि नहीं सूटेबल, तो हम वी आर द कल्प्रेट। ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्रोनिक डिजीज की अगर हम बात करें, जिस तरह हमने कैंसर की कर ली, क्रोनिक डिजीज में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या दिल की अमराज है, तो क्या इनके मरीज भी खुशखबरी ये ले सकते हैं स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू? बिल्कुल, इसके ऊपर जिसका बहुत डैमेज हो काम चुका है इसके ऊपर, क्योंकि ऑर्गन फेलियर में, अभी मैंने आपको ये, हम शुरू में बात कर रहे थे कि प्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्रामिंग के लिए हमें देखें, मैं वहाँ से एज ए रिसर्चर कुछ ना कुछ वेक्टर्स ला सकती हूँ, चीज़ें ला सकती हूँ। जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, हम ये काम मैसिव लेवल पे नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ठीक है। इससे पहले जब हमने प्रोग्राम का स्टार्ट लिया तो हमने यूथ और फिर ब्यूटी के ऊपर बात की, तो स्किन के ऊपर स्टेम सेल थेरेपी का क्या क्या रोल है और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? स्किन के ऊपर तो बहुत ही खूबसूरत रोल है। ठीक है। आप पीआरपी के बारे में तो सारे आजकल हर एक ने पीआरपी, हेयर पे पीआरपी बना रहे, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अच्छा, उसने क्या करना है? उसने टेम्परेरी ग्लो देना है आपको। ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट बनेंगे, थोड़ा सा भीतर हो जाएगा। पीआरपी के साथ अगर आप ऐड कर दें स्टेम सेल को, ठीक है, इवन इसके बारे में प्रोग्रामिंग की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। स्किन की प्रोग्रामिंग इज वेरी इजी। ठीक है। ठीक है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं, कुछ कल्चर मीडियाज रिक्वायर्ड होते हैं। ये नहीं होता कि नैनो फैट, हमारे कई लोग नैनो फैट निकालते हैं। पिछले दिनों यहाँ हमारे डॉक्टर्स ने, फिर वो मेरे खिलाफ ही हो जाएंगे, रहने दें, अच्छा कोई बात नहीं। तो मेरा मतलब है, नैनो फैट निकाल के कहना कि इसमें स्टेम सेल है, इंजेक्ट कर दो। वो इंजेक्ट करने से आपको इतने बड़े बड़े बैंड्स बन सकते हैं। ठीक है। ऐसे वो स्किन ऐसे लगेगी कि जैसे इसके नीचे लंप पड़ा हुआ है। ठीक है। ये लोगों को नहीं पता। हमारे कई शौकीन मिजाज सेलिब्रिटीज हैं, मैं उनको पर्सनली जानती हूँ जिन्होंने ये काम कराया। ठीक अच्छा, है, तो ये नहीं करना, उसमें प्रोग्रामिंग करके जस्ट आप बड़ा इजीली वो नीडल के जरिए, माइक्रो नीडलिंग से आप स्टेम सेल कर सकते हैं उनके। ठीक है। नहीं, ये डे केयर प्रोसीजर होता है, एक ही दिन? डे केयर जिस तरह पीआरपी आपकी लेते हैं, इसी तरह लेके ब्लड उसका स्टेम सेल बनाते हैं। स्टेम सेल के लिए हम एक आध दिन पहले बुलाएंगे, 24 आवर्स हमें उस कल्चर मीडिया में रख के उसको इग्नाइट करना पड़ता है। ठीक है। वो टाइम है, लेकिन प्रोसीजर डे केयर है। ये नहीं होगा कि हमने उन्हें कहा कि जी अब आप चले जाएं, 2-2 दिन हॉस्पिटलाइज रहें। नो, आप एक दफ़ा वो आएंगे, होटल में स्टे करते हैं हमारे ऐसे पेशेंट्स, और वो स्टे करके हमें अपना फैट या ब्लड या बोन मैरो वट एवर नीडेड, 95% हम फैट में इंडिपेंडेंट ठीक हो हमारी कम्युनिटी फैट से हमें स्टेम सेल मिल जाते हैं। ऐसे ही। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम तो ऑर्गन पे ऊपर तो हमने अभी चले, उस पर रिसर्च हो रही है या अभी हम करेंगे। जॉइंट पेन, मसल पेन, नर्व पेन, बॉडी पेन,
जॉइंट्स के ऊपर इसका बहुत खूबसूरत इसके ऊपर जो है वो स्टेम सेल थेरेपी को हम किस तरह इम्प्लीमेंट खाली पेन के लिए तो मैं आपको अभी बताऊं कि आई डोंट नो। ठीक है। जॉइंट पेन के लिए अगर जॉइंट में स्पेस कम रह गई है, ठीक है, नी और आपका रिप्लेसमेंट का आपको आर्थराइटिस का इशू है, तो इसके बारे में अभी काफ़ी कंट्रीज इस पे काम कर रहे हैं और इस पे बेहतरीन लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, यानी ये करने से उनको फायदा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर के ऊपर जब हमने बात की तो कैंसर की कुछ स्टेजेस ऐसी हैं कि जहाँ पे जाकर स्टेम सेल थेरेपी की जा सकती है। अगर एक बंदा है 10, 15, 20 साल से केमोथेरेपी हो रही है, अब क्या वो उम्मीद रख सकता है कि मैं स्टेम सेल थेरेपी कराऊं तो रिकवर हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही आपका वंडरफुल क्वेश्चन है, ये मुझे वरना भूल जाना था। देखें, एक तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट ट्रीटमेंट जिसमें स्टेम सेल की है, वो डायरेक्ट मैंने आपको बता दी। ल्यूकीमिया में, लिम्फोमास में, आपके एप्लास्टिक एनीमियाज में, थैलेसीमिया में, और प्लस डीजनरेटिव डिजीजेस जो दूसरी हैं, ठीक है, इनमें तो आपका आ गया। ठीक है, दूसरा आपने नेक्स्ट जो आता है वो है इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी उनका ट्रीटमेंट तो रेडियो कीमो में था, ठीक है, और रेडियो कीमो के सेशन पूरे हो गए, लेकिन वो बचने वाले नहीं, क्योंकि रेडियो कीमो ने बेड़ा गर्क कर दिया। रेडियो कीमो क्या करेगा, उनके सेलुलर लेवल पे जाके एप्लास्टिक एनीमिया कर देगा, उनकी लाइफ की क्वालिटी खत्म हो जाएगी। उन लोगों पे फिर इनडायरेक्ट वे से स्टेम सेल उनकी रिजुविनेशन करेंगे, रिहेबिलिटेशन उनके लिए है, उनके लिए आसानी पैदा हो सकती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, मैं कहती हूँ प्रोग्राम ना खत्म हो जाए, कि जो बच्चों में हम कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल जो हम बैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हम पाकिस्तान में हमने स्टार्ट कर दी है, और इसको इंशाल्लाह अब हमने कमर्शलाइज करना है ताकि लोगों को इसका रेट बता सके। वैसे हमने सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चों के स्टेम सेल की बैंकिंग की है। उसमें क्या है कि जो बच्चा पैदा होगा, अगर किसी की फैमिली में अल्लाह ना करे कोई क्रॉनिक डीजनरेटिव डिजीज़ आ रही हैं, या कोई उसमें कैंसर की डिजीज़ हैं, तो उनमें क्या करेंगे कि उनके बच्चों के हम स्टेम सेल सेव कर देंगे, कॉर्ड ब्लड लेंगे और कॉर्ड की इनर लेयर लेंगे, वो स्टेम सेल लेके उनको सेव कर लिया जाएगा। सेव करने के बाद बैंकिंग कर दी जाएगी, और वो अगले 80-90 साल तक भी बैंकिंग हो सकती है। नॉट कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल की ब्लड की बैंकिंग और होती है, वो 20-25 साल हो सकती है। ये जो स्टेम सेल है ये कई सालों तक जाते हैं। वो स्टेम सेल ना सिर्फ उस बच्चे की आने वाली जिंदगी की बीमारियों में, बल्कि उसके सिबलिंग की बीमारियों में, उसके माँ बाप की बीमारियों में, इवन दादा दादी नाना नानी की बीमारियों में, जैसे जिनको डिमेंशिया हो गया, जिन लोगों में डीजनरेटिव डिजीजेस हो गई, ठीक है, कुछ और उनको ऐसे स्ट्रोक के प्रॉब्लम हो गए, इवन वो भी ट्रीटेबल है, ठीक है, उनके स्टेम सेल से, जो उनके अपने सिबलिंग के, जो अपने बच्चे के आगे उनके फैमिली के बच्चे के होंगे। यानी कि एक बच्चे का कॉर्ड ब्लड उनकी कई लाइफ की यानी कड़ियों को ट्रीट कर सकता है। तो हम क्यों इसको फेंक देते हैं? वाई नॉट के इससे हम फायदा उठाएं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे चूंकि कैंसर की बात हो रही थी तो मेरे माइंड में एक चीज चल रही थी कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट भी बहुत ज्यादा रिपोर्ट होते हैं आजकल। तो क्या जिस तरह हमने ब्लड कैंसर की बात की, इसी तरह अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो उसमें भी स्टेम सेल थेरेपी से रुकाव आ सकता है? देखें, जो अभी स्टेम सेल का डायरेक्टली ब्रेस्ट कैंसर पे किसी ने नहीं किया। मैंने आपको फिर कहा कि इनडायरेक्ट वे, ठीक है, यानी अगर आपको रेडियो कीमो के बाद आप स्टेज 4 पे पहुंच गए थे, आपको रेडियो कीमो के बाद आप बिल्कुल डिबिलिटेटेड और क्रिपल्ड, आपको पता है कि उसके बाद भी तो लोगों की डेथ होती है। ठीक है, रेडियो कीमो इसलिए करते हैं कि उनके मेड्स खत्म हो जाएं, लेकिन वो बिल्कुल ही बेचारे उनकी बोन मैरो डैमेज हो जाए, तो उसमें फिर इनडायरेक्ट रोल है स्टेम सेल का, नॉट डायरेक्ट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे कुछ मरीज अब हमें कमेंट बॉक्स में ये भी लिखेंगे कि डॉक्टर साहब आपने ये सारी बातें की डॉक्टर साहब से, लेकिन चूंकि आपने ये नहीं पूछा कि जैसे इम्पोर्टेशन होती है डायबिटिक पेशेंट की, तो क्या अगर उनका कोई हाथ पांव गल जाता है तो स्टेम सेल के थ्रू रिकवरेबल है? इसके ऊपर अभी काम नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने देखें, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। हाँ, मैं जो अपने इल्म की रोशनी में, अपनी
असेसमेंट के मुताबिक ये बताती हूँ कि जब डायबिटीज़ को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ना ये भी मेटाबॉलिक डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिजीज़ की भी ट्रीटमेंट स्टेम सेल के साथ अभी अंडर रिसर्च है। ठीक है, जब ये ट्रीटमेंट हो जाए तो मे भी कुछ ऐसा आगे आ जाए। इवन स्टेम सेल के अंदर तो ये कैपेबिलिटी है कि पूरे का पूरा ऑर्गन बनाया जा सकता है। ठीक है, बोन्स बन सकती हैं उनके ऑर्गन नए बन सकते हैं। तो हो सकता है कि रिसेंट फ्यूचर में कोई ऐसी बात आ जाए। मेरी बात को अब ये ना रखें कि मैंने कह दिया नहीं है तो नहीं है। ठीक है, हम सारे कुएं के मेंढक हैं, जितना हमें पता होता है हम उतनी बात करते हैं। हमें ये कह देना कि ये तो होता ही नहीं है, ये नामुमकिन है, ये तो फिर हम अल्लाह के पास होके आए हुए नौजुबिल्लाह, हम तो फिर कुफ्र कर रहे हैं। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी, किसी वक्त भी। वही चीजें हम कहते थे नहीं होता, सब सारा कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया और खूबसूरत और मुदल्लिल गुफ्तगू की। और मैं जब आपके साथ होता हूँ तो मेरा दिल करता है कि घंटों पे प्रोग्राम हो, तो फिर भी कम है। मुझे ऐसे लगा पता ही नहीं चला ये डॉक्टर साहब हमारे पास लास्ट 2 मिनट है। जी। डॉक्टर साजिदा शाहनवाज का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करे? लें जी, मेरी बात को गौर से सुने कि 2 ही सूरतें हैं जिंदगी में, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी है। या आप जो हैं वो बीमार होंगे या सेहतमंद होंगे। बीमार हैं, अगर सेहतमंद हैं तो बल्ले ही बल्ले, मौजा ही मौजा। बीमार हैं तो कोई बात नहीं, अगेन 2 ऑप्शंस हो सकती हैं कि या आप मर जाएंगे या जिंदा बच जाएंगे। जिंदा बच गए मौजे ही मौजे, मर गए तो 2 ऑप्शन हो सकती हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप जन्नत में जाएंगे, दूसरी ऑप्शन ये है कि जहन्नम में जाएंगे। जन्नत में जाएंगे तो मौजे ही मौजे, बल्ले ही बल्ले। जहन्नम में जाएंगे फिर भी परेशानी कोई नहीं, सारे यार दोस्त आपके वहीं पर होंगे। इसलिए टेंशन नहीं लेनी, जिंदगी में इन 2 ऑप्शंस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। खुश रहिए, दुआओं में मुझे भी याद रखिए, और मैं हमेशा आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने देखा कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की डॉक्टर साहबा के साथ कि स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर। एक तो पहले हमने जब प्रोग्राम किए थे तो हमने बच्चों के मसाइल के ऊपर, आपकी इनफर्टिलिटी के ऊपर बात की थी। इसमें हमने ये देखा कि इनफर्टिलिटी से हट के आपकी स्किन के ऊपर, आपको यंग बनाने में, खूबसूरत बनाने में, फिर आपके बॉडी ऑर्गन को डेवलप करने में, स्पीच थेरापी, ऑटिज्म के ऊपर, कैंसर जैसी मूजी अमराज के ऊपर स्टेम सेल थेरेपी का क्या रोल है, और कहाँ तक जो है वो उसका ट्रीटमेंट मुमकिन है और कहाँ तक नामुमकिन है, कहीं पे रिसर्च जारी है और कहाँ तक रिसर्च मुकम्मल हो चुकी है। तो नाजरीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारी ये गुफ्तगू सुनी होगी, जो कि हमने एक लेमैन की लैंग्वेज में गुफ्तगू की, ताकि हर बंदे को समझ आए। अगर आप इससे मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई आपके जहन के अंदर सवाल व जवाब है, आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए। डॉक्टर साहबा से डायरेक्ट रब्ता करना चाहें, हम आपका डॉक्टर साहबा से डायरेक्ट रब्ता भी करवाएंगे। और अपने सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका भी ख्याल रखिएगा, और इस प्रोग्राम को उन तक भी पहुंचाएं ताकि उनकी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा की जा सके। मुझे, मेरी गेस्ट, मेरी प्रोडक्शन टीम और हमारे जितने भी लोग इसके ऊपर एफर्ट करते हैं, इन सब को दीजिए इजाज़त। और आप हमारी आवाज़ को तवाना बनाइए। आप कमेंट कीजिए, नेगेटिव करें या पॉजिटिव करें, जो भी कमेंट करेंगे वो हमारी आवाज़ को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवालों जो आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।